अविनाश, तुम कब मेरी बात सुनोगे? आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, काव्या ने गुस्से में अविनाश से कहा। अविनाश बिना बोले घर से बाहर निकल गया। अब ऐसा हर दिन होता है। काव्या अपनी सास सुलोचना जी की बहुत इज्जत करती थी, लेकिन सुलोचना जी हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती थी। आज भी वही काव्या ने सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाया। अविनाश को सूजी का हलवा बहुत पसंद था, इसलिए उसने नाश्ते के साथ हलवा भी बनाकर सभी को परोस दिया। उसके ससुर रमेश जी ने सुलोचना जी को टोकते हुए कहा, ये क्या फिजूल खर्ची है, सुबह सुबह देसी घी का हलवा। सुलोचना जी ने काव्या को डांटते हुए पूछा, क्यों बहू, ये देसी घी क्या तेरे मायके से आया है? मां जी, वो इन्हें हलवा बहुत पसंद है इसलिए थोड़ा सा बनाया है। यह कहकर काव्या अविनाश की तरफ देख रही थी, शायद वो कुछ बोले। तभी सुलोचना जी ने कहा, मैं सब जानती हूँ, मेरे बेटे का बहाना करके खुद खाने का मन होगा। अविनाश चुपचाप नाश्ता करते रहे। काव्या की आंखों से आंसू छलक गए। इससे ज्यादा बुरा तब लगा जब अविनाश बिना हलवा खाए ही ऑफिस के लिए चल दिए। काव्या घर का काम समेटने में लग गई। इधर सुलोचना जी बाहर ड्राइंग रूम में बैठकर बड़बड़ाती रहीं। काम करके काव्या अपने कमरे में जाकर रोने लगी। कितने नाजों से पाला था उसे उसके पापा ने। उसे आज भी याद है, एक बार उसने गाजर के हलवा बनाने के लिए कहा था, लेकिन मां ने सूजी का हलवा बना दिया था। पापा को जब यह पता लगा तो वे तुरंत बाजार गए, वहां से ढेर सारा गाजर का हलवा लाए थे और उस दिन बिना कहे 2-3 दिन में गाजर का हलवा बनने लगा। आज उसे सूजी के हलवे के लिए कितनी बातें सुनाई जा रही हैं। उसे गुस्सा सास ससुर पर नहीं, अविनाश पर था, जो कि कुछ नहीं बोल पाए। शाम को जब उसने अविनाश से शिकायत की तो वो बस इतना ही बोले, इस घर में केवल माँ की पसंद का खाना बनता है, आगे से मेरी पसंद का कुछ मत बनाना। काव्या ने अविनाश से बात करनी बंद कर दी। आखिर क्या कसूर था काव्या का? यही कि वह अविनाश से बहुत प्यार करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन काव्या ने सुलोचना जी से कहा, मां जी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ कुछ दिन के लिए, अगर आप कहें तो आज ही चली जाऊं। कई दिन पहले माँ का फोन आया था, कह रही थी पापा की तबीयत ठीक नहीं है। सुलोचना जी, वहां जब भी जाती है 1 सप्ताह से वापस नहीं आती। घर का काम कौन करेगा? तेरे ससुर और मेरा बेटा शाम को थक हार कर घर आएंगे, यहाँ उन्हें खाना भी नसीब नहीं होगा। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, मैं खाना नहीं बना सकती। जाना है तो एक दिन के लिए चली जा। काव्या मन मार कर एक दिन के लिए पीहर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर उसे और भी आश्चर्य होता है। भाभी, मम्मी पापा कहाँ गए? काव्या ने घबरा कर पूछा। उन दोनों का घर में मन कहाँ लगता है, तीर्थ पर गए हैं, न जाने कब आएंगे। वैसे तुम कितने दिनों के लिए आई हो? क्योंकि मुझे भी अपने पीहर जाना है। संगीता भाभी का यह व्यवहार देखकर काव्या चौंक गई। क्या ये वही भाभी है जो उनसे बहुत स्नेह जताती थी? काव्या सोफे पर बैठी सोच रही थी। अच्छा, वो जो भैया ने मकान के पेपर साइन करा लिए थे, मैंने अपना हिस्सा छोड़ दिया था, शायद उसी साइन के लिए मेरे से प्यार जताया जा रहा था। काव्या उठकर खड़ी हो गई। भाभी, मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं फिर आऊंगी, कहकर वह तेजी से घर से बाहर निकल गई। पीछे से गेट बंद होने की आवाज से वह समझ गई कि उसके जाने से भाभी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। भारी कदमों से चलते हुए वह मंदिर पहुंच गई, क्योंकि शाम से पहले यदि ससुराल जाती तो सुलोचना जी उससे कई सवाल करती। मंदिर में जाकर उसने भगवान के दर्शन किए, बस न कुछ मांगा न कुछ बोला। भगवान के चरणों में शीश नवाकर वह बाहर आकर बैठ गई। तभी सामने के पेड़ के नीचे उसे अपने माता पिता बैठे दिखाई दिए। काव्या भागकर उनके पास पहुंची। काव्या को देखकर उसकी मां रोने लगी। बेटी, तू यहाँ कैसे? पापा ने पूछा। वो छोड़िए, ये बताया आप यहाँ कैसे? आप तो तीर्थ यात्रा पर गए थे। काव्या के सब्र का बांध टूट गया, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटी, तेरी भाभी ने तुझसे झूठ बोला है। बिजनेस में पैसा लगाने के लिए तेरे भैया ने मकान अपने नाम करा लिया, मकान के कागज गिरवी रखकर साहूकार से कर्ज ले लिया, उसके बाद हम बोझ बन गए, हमें घर से निकाल दिया। पापा, अब क्या होगा? काव्या ने रोते हुए पूछा। बेटी, तू चिंता मत कर, हम कहीं वृद्धाश्रम में चले जाएंगे, तू अपनी ससुराल जा, वहां किसी को यह बात मत बताना। अपने माँ बाप को इस हाल में देखकर वह उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन जहाँ उसकी कद्र नहीं है वहाँ माँ बाप की क्या इज्जत होती। भारी मन से काव्या ससुराल की ओर चल दी। आज उसे अपने लड़की होने पर अफसोस हो रहा है, काश वो अपने माता पिता के लिए कुछ कर पाती। घर आकर उसने बहुत मुश्किल से घर का काम निपटाया, उसके बाद अपने कमरे में जाकर गुमसुम बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अविनाश अपने ऑफिस के काम में लगे हुए थे। जब वे सोने आए तो काव्या से पूछ बैठे, क्या बात है, आज फिर माँ की कोई बात बुरी लग गई जो आंसू बह रही हो? काव्या अपने को रोक नहीं पाए और उसने रो रो कर सारी बात अविनाश को बता दी। क्या माँ पिताजी को यहाँ ले आए? वे इस उम्र में कहाँ जाएंगे? अविनाश ने कोई जवाब नहीं दिया और करवट लेकर सो गए। इस बात से काव्या को बहुत गुस्सा आया।
आज से मैं भी इनके माँ बाप की सेवा नहीं करूंगी, देखती हूँ कौन इनकी सेवा करेगा। रोते रोते काव्या सो गई। 2-3 दिन बीत जाने पर उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन वह सब्जी लेने के बहाने उसी मंदिर में पहुंची, लेकिन उसके माता पिता वहां नहीं थे। पंडित जी, यहाँ मेरे माता पिता उस पेड़ के नीचे बैठे थे, कई दिन से उनका कुछ पता है। तुम्हारा नाम काव्या है क्या? पंडित जी के मुंह से अपना सुनकर काव्या ने पूछा। जी हो, लेकिन आपको कैसे पता? तुम्हारे माता पिता ने यह पता दिया था और कहा था वे अब यहाँ रहते हैं। काव्या ने पता देखा, वह यहाँ से कुछ दूर का था। काव्या ने मंदिर के बाहर निकलकर ऑटो रिक्शा किया और उस पते पर पहुंच गई। दरवाजा खटखटाया तो एक लड़की निकल कर आई। यहाँ का पता मुझे पंडित जी ने दिया है। काव्या बोली, आप काव्या दीदी हो, अंदर आ जाओ। काव्या को कुछ समझ नहीं आया। वह अंदर गई तो देखा उसके माता पिता सोफे पर बैठे थे। काव्या उन्हें देखकर रोने लगी। बेटी, अब क्यों रो रही है? तेरे कारण हमें यह मकान मिल गया। काव्या आश्चर्य से उनका चेहरा देखने लगी। लेकिन माँ, आप यहाँ कैसे और ये लड़की कौन है? तब उसकी माँ ने कहा, बेटी तुझे याद है तेरी शादी के बाद तेरी सास ने 40 लाख की डिमांड की थी। दामाद जी को बिजनेस खोलना था, इसलिए तेरे पिता ने उनकी डिमांड पूरी कर दी थी, जिससे कि तू सुखी रहे। जब तू हमसे मिलकर गई उसके अगले दिन दामाद जी आए। उन्होंने तेरे पापा के पैसे लौटा दिए, क्योंकि उन्होंने कोई बिजनेस शुरू नहीं किया था। तेरे पापा ने मना भी किया लेकिन वे नहीं माने। उसके बाद उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर 2 दिन में यह मकान खरीद दिया। 7-5 लाख रुपए बच गए। इससे उन्होंने ये लड़की नौकरी पर रखवा दी जो हमारी केयर करेगी। लेकिन माँ, उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं बताया। काव्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह रोते हुए वहां से अपने घर आ गई। घर आकर वह सोच रही थी, अविनाश ने कभी उसके लिए आवाज नहीं उठाई, लेकिन मेरे माता पिता के लिए इतना करने कर दिया जो कि कोई सगा बेटा भी नहीं कर सकता। रात को उसने अविनाश से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? अगर मांझी को पता लग गया तो क्या होगा? अविनाश का जवाब सुनकर काव्या रोने लगी। अविनाश ने कहा, जैसे तुम्हारे लिए ये माता पिता है, वैसे ही मेरे लिए भी तो वो माता पिता हैं। मैंने पैसे लेते समय ही सोच लिया था कि एक दिन ब्याज के साथ सारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन जब बिजनेस शुरू नहीं हो पाया तो मैं इन पैसों को अपने पास रखकर सही समय आने का इंतजार कर रहा था। अगर मैं तुम्हारे माता पिता को अपने घर ले आता तो उनका आत्मसम्मान हर दिन उन्हें धिक्कारता। बेटी के घर वे रहना पसंद नहीं करते, वे अपमानित न हों, इसलिए मैंने ये सब किया। अविनाश, मुझे माफ कर दो, आज तक मैं तुम्हें गलत समझती रही। तभी पीछे खड़ी सुलोचना जी बोली, बेटी वह पैसा हमने उधार लिया था, वो तुम्हारे पिता की अमानत थी। मैंने और अविनाश ने पहले ही फैसला किया था कि ब्याज के साथ तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। चल अब सो जा, सुबह नाश्ता टाइम पर नहीं बना तो अच्छा नहीं होगा। उनकी बात सुनकर काव्या, अविनाश और सुलोचना जी जोर से हंसने लगे। प्राची अभी तैयार होकर घर से निकल ही रही थी। उसकी सास मालती जी ने टोक दिया, बहू कहाँ जा रही हो? प्राची ने बहुत विनम्रता से जवाब दिया, मांझी पापा की तबीयत बहुत खराब है, माँ बहुत घबरा रही है, उन्हें देखने जा रही हूँ। यह कहकर प्राची बिना जवाब का इंतजार किए घर से बाहर निकल गई। मालती जी को उसका व्यवहार अच्छा नहीं लगा, लेकिन पिता की बीमारी की खबर सुनकर वे चुप रह गईं। प्राची जल्दी से घर पहुंची तो देखा पापा का खांसी की वजह से बुरा हाल था। प्राची ने माँ से कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पापा को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लेते हैं। खांसी बढ़ती जा रही है, लेकिन आप दोनों किसी की सुनते नहीं हो। तुम पापा को संभालो, मैं ऑटो लेकर आती हूँ, हम बड़े हॉस्पिटल चलेंगे। प्राची पापा को लेकर अस्पताल पहुँच गई। वहाँ डॉक्टर ने उन्हें एक इंजेक्शन लगा दिया, जिससे उन्हें कुछ आराम मिला। डॉक्टर ने प्राची से कहा, देखो अभी तो हम इन्हें एडमिट कर रहे हैं, कल इनके सारे टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही ठीक से इलाज शुरू होगा। प्राची पापा को एडमिट कराकर घर पहुंची तो उसके पति अमित उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अमित ने जाते ही प्राची से पूछा, कैसे है पापा? तुम तो उन्हें देखने गई थी, कितनी देर लगा दी? तुम्हें पता है न माँ से खाना नहीं बनता, आज सब भूखे बैठे हैं। कम से कम पापा को सोचती अपने घर ही जाकर बैठ गई। यह सुनकर प्राची की आंखों से आंसू छलक उठे। उसने किसी तरह अपने आप को संभालते हुए कहा, पापा की तबीयत बहुत खराब थी, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराकर आ रही हूँ। आप सब बैठिए, अभी मैं 10 मिनट में आप सबके लिए खाना बना देती हूँ। यह सुनकर अमित का गुस्सा कुछ शांत हुआ। उसने कहा, नहीं रहने दो, खाना मैंने बाहर से ऑर्डर कर दिया है, तुम बस माँ के लिए 1-2 रोटी सेक देना, वे बाहर का नहीं खाती, तुम जाकर नहा लो, हॉस्पिटल से आई हूँ। प्राची को अमित का उसकी केयर करना अच्छा लगा। वह जल्दी से नहाने चली गई। नहाकर उसने मांझी के लिए खाना बनाकर उन्हें परोस दिया। वह जल्दी जल्दी खाना बना रही थी। उसका मन पापा की ओर लगा था, पता नहीं अब कैसे होंगे। वह फोन करना चाह रही थी। सब काम जल्दी से निपटाकर वह छत पर चली गई। वहां उसने माँ को फोन लगाया, माँ अब कैसी तबीयत है पापा की?
माँ ने कहा, बेटा तेरे जाने के बाद तो इनकी तबीयत और बिगड़ गई थी, इनके खांसी के साथ खून भी आ रहा था। डॉक्टर ने तुरंत सारे टेस्ट कर लिए, सुबह तक रिपोर्ट आ जाएगी। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, तू अभी आ सकती है क्या? प्राची ने कहा, ठीक है माँ, मैं आती हूँ। तभी माँ ने कहा, अरे मेरा दिमाग तो काम नहीं कर रहा, तू इतनी रात को कैसे आएगी? तू सुबह आ जाना और एक काम कर देना, मेरे पास चेकबुक है, सुबह 10,000 जमा करने हैं, तभी इलाज शुरू होगा। तू मेरे से चेक लेकर बैंक से पैसे निकाल कर यहाँ जमा करा देना। कुछ देर बात करके प्राची नीचे आ गई। उसने देखा सब सोने जा चुके थे, वह रसोई में जाकर काम निपटाने लगी। आज उसे अपना बचपन याद आ रहा था। उसके पापा कहते थे, मेरे बेटा नहीं है तो क्या हुआ, बेटी है न, इसे मैं इस काबिल बनाऊंगा कि यही मेरा बेटा बनेगी। आज अपने आप को कितना लाचार मान रही थी प्राची। काश वह लड़का होती तो कम से कम इस समय अपने पापा का ख्याल तो रख सकती थी। किसी तरह काम निपटा कर वह सोने चली गई, लेकिन आंखों में नींद कहाँ थी। उसने देखा अमित गहरी नींद में सो रहे थे। सुबह वह जल्दी उठ गई, सबके लिए नाश्ता बनाकर अमित का लंच पैक करके वह निकलने के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसने देखा कि उसकी अलमारी में 10,000 रुपये पड़े हैं, जो अमित ने परसों घर खर्च के लिए दिए थे। प्राची ने सोचा, कुछ सोचकर पैसे पर्स में रख लिए और हॉस्पिटल पहुंच गई। वहां उसने पैसे जमा करा दिए। पापा के पास पहुंची तो देखा पापा कुछ ठीक लग रहे हैं। वे प्राची को देखकर मुस्कुरा दिए। तभी माँ ने कहा, बेटा ये चेक ले जा, बैंक से पैसे निकाल कर जमा करा दे, तभी रिपोर्ट मिलेंगी। प्राची ने कहा, माँ पैसे मैंने जमा करा दिए थे, अभी घर जाऊंगी तो बैंक से निकाल लूंगी, पापा का इलाज अभी शुरू हो जाएगा। यह सुनकर माँ ने कहा, अरे बेटा तूने यह क्या किया, तेरे ससुराल वालों को पता लगा तो न जाने तुझे कितना भला बुरा सुनाएंगे। प्राची बोली, माँ तुम चिंता मत करो, मेरे पास घर खर्च के पैसे थे, अभी बैंक से निकाल कर वापस रख दूंगी। मुझे शाम को जाना है शॉपिंग करने अमित के साथ। प्राची कुछ देर वहां रुककर चेक लेकर बैंक पहुंच गई। बाहर गार्ड से उसने पूछा, भैया आज बैंक बंद है क्या? गार्ड ने कहा, बहन जी आज दूसरा शनिवार है, कल इतवार है, अब तो बैंक सोमवार को ही खुलेगा। यह सुनकर प्राची के पैरों तले जमीन खिसक गई कि कहीं अगर अमित को पता लग गया कि घर खर्च के पैसे पीहर में दे आई तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। वो डरती डरती घर पहुंची तो उसने देखा उसकी सास मालती जी गुस्से में बैठी थी। मालती जी बोली, बहू यह सब क्या है, रात को हमने बाहर का खाना खा लिया, सुबह से तुम फिर गायब हो, अगर दोनों टाइम बाहर का खाना खाएंगी तो हम सब बीमार पड़ जाएंगे। तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे सारे ससुराल वाले उसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं जिसमें तुम्हारे पापा हैं? यह सुनकर प्राची रोने लगी। नहीं नहीं मां जी, ऐसा मत कहिए, मैं अभी खाना बना देती हूँ। कहकर प्राची तेजी से काम में लग गई। नहा धोकर फटाफट खाना बनाकर सास ससुर को खिला दिया। इधर उसे पापा की चिंता थी, उधर उसे अमित के गुस्से का डर, जब उसे पता लगेगा कि घर खर्च के पैसे मैंने कहीं और खर्च कर दिए। शाम को अमित ने आते ही शॉपिंग के लिए चलने को कहा। प्राची ने उसे कमरे में ले जाकर सारी बात बता दी। यह सुनकर अमित को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, यह अच्छा है, मैं इसीलिए बिना भाई की बहन से शादी नहीं करना चाहता था। आज वही हुआ जिसका डर था। मेरी कमाई अपने माता पिता पर लुटाती रहो। यह सुनकर प्राची के सब्र का बांध टूट गया। उसने कहा, मैंने सिर्फ एक दिन के लिए पैसे लिए हैं, सोमवार को वापस कर दूंगी, और रही बात बिना भाई की बहन से शादी करने की, तो वो तुमने इसलिए की थी कि इकलौती बेटी की सारी जायदाद तुम्हें मिल जाए। आज मेरे पापा हॉस्पिटल में हैं, मैं डर डर कर उन्हें देखने जाती हूँ। घर आते ही सब मुझे उल्टा सीधा सुनाने लगते हैं, जैसे अपने पापा के पास जाकर मैंने कोई गुनाह कर दिया। मैं अभी अपनी माँ के पास जा रही हूँ, अपने पापा को मैं अकेला नहीं छोड़ सकती, सोमवार को तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। तब अमित ने कहा, मैं भी देखता हूँ वे तुम्हें कब तक रखेगी, अपने आप रोती हुई वापस आऊंगी। प्राची ने जवाब दिया, उसकी नौबत नहीं आएगी, मेरे पापा ने मुझे इतना काबिल बना दिया है कि मैं अपना और अपने माँ बाप का पालन पोषण अच्छे से कर सकूं। यह कहकर कविता एक बैग में कपड़े लगाकर पीहर की ओर चल दी। आज उसे ऐसा लग रहा है जैसे वह बेटी होने की कैद से आज़ाद होकर पापा का बेटा बन गई है। अब वह केवल अपने माँ पिताजी का सहारा बनेगी। अपने घर पहुंचकर उसने बैग रख दिया और सीधा हॉस्पिटल पहुंच गई। माँ के पूछने पर उसने कुछ नहीं बताया। उसने कहा, चिंता मत करो माँ, अमित ने मुझे यहाँ रहकर पापा की देखभाल करने के लिए कहा है। यह सुनकर माँ बहुत खुश हुई। अगले दिन पापा की रिपोर्ट आ गई, उसमें लंग्स में इन्फेक्शन था। उसी समय उनका इलाज शुरू हो गया। सोमवार के दिन प्राची ने 10,000 रुपये अपनी ससुराल भिजवा दिए। कुछ ही दिनों में उसके पापा ठीक हो गए। प्राची ने इसी बीच एक नौकरी ढूंढ ली थी। जब उसके पापा घर आ गए तो उसने सारी बात उन्हें बता दी। पापा ने कहा, बेटा हम अपना ध्यान रख लेंगे, तू अमित से बात करके वापस लौट जा। प्राची बोली, पापा मैंने घर आपकी वजह से नहीं, अपने आत्मसम्मान के कारण छोड़ा है।
अब मैं बेटा बनकर आपकी सेवा करूंगी। आप परेशान न हो। आपको दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और एक छोटा सा कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।